गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 8 चैप्टर होंगे और प्रत्येक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन लिए गए हैं। जिसमें अगर आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, एसएससी जीडी, यूपी टैट, सी टैट, यूपी पैट या सुपर टैट या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जिसमें 40 क्वेश्चन हैं, 8 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। और यदि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो स्क्रीन पर दिए गए या स्क्रीन पर लिखे गए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा हिंदी का। इसके बाद जीएस के भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और रीजनिंग के भी कराए जाएंगे। तो चलते हैं। आज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने फेसबुक जो स्टोरी होती है, फेसबुक स्टोरी पे भी आप इस स्क्रीनशॉट को लेके लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी सुझाव या कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हर संभव इस मदद की जाएगी। चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का या स्वीकृति का प्रस्ताव था। पहला है 14 सितंबर 1949, बी है 14 सितंबर 1950, सी है 14 सितंबर 1960 या डी है 14 सितंबर 1964। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले का ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ए लोकसभा, बी संपर्क भाषा, सी राष्ट्रभाषा या डी राजभाषा। और अगला है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए 14 अक्टूबर, बी 27 फरवरी, सी 29 दिसंबर या डी 14 सितंबर। इसमें जो हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका राजभाषा। भारतीय संघ में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है और इसका होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी गुरुमुखी या डी सौराष्ट्री। और अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है 351, 344, 343 या 353।
तो पहले का आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि और इसका हो जाएगा 343, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? ई, बड़ी ई, री या ऊ। और अगला है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ए क, बी ढ, सी छ या डी म। इन दोनों का आंसर आपको बताना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊ जो होगा वह स्त्रीलिंग नहीं, यह पुल्लिंग है। ई, बड़ी ई और री यह स्त्रीलिंग है। और उच्चारण स्थान तालु से है तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छ। यानी च वर्ग जो होता है, च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय और य और बड़ा स जो होता है वह तालु से बोला जाता है। यह याद रखिएगा, अगर तालु से पूछे तो इनमें से जो 2, 2, 4, 5, 2, 7 हैं, यह 7 आपको तालु से बोले जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुठित ध्वनि है ड़, ध, र या र। और अगला है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? दोनों का आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुठित। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह होगा आपका लुठित व्यंजन। और आपका जैसे आर दिया है लुठित है, उसमें ध होता है, जैसे ल होता है, यह पार्श्विक है। ल क्या है? पार्श्विक है। और अण पंचम जो पांचवा अक्षर है वह है, यानी अनुनासिक है, अनुस्वार है, सॉरी अनुस्वार है, सॉरी अनुनासिक है। अणा अनुनासिक है और ये भी अनुनासिक है। और इसका जो ऑप्शन होगा, जैसे दिया ओष्ठ, तो प, फ, ब, भ, तो इसमें तो द नहीं होगा, तो थ द तो दांत से होता है, तो थ द ध, ये भी नहीं होगा, यानी प और फ बचा। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में तो दोनों आते हैं, प और फ। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण 1, 3, 5, 1, 3 हर व्यंजन वर्ग का, हर वर्ण का, मतलब हर जो उसका 1, 3, 5 जो होता है वह अल्प प्राण होता है। एक कौन है? प। फ तो होगा नहीं, क्योंकि फ जो है वह महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही, प। और अघोष होता है मेरे यार, 3, 4, 5 य र ल व घोष होते हैं। और 1, 2 क्या होता है, सॉरी 1, 2 क्या होता है? अघोष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी प 1 पे आता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाता है? ए संपृक्त ध्वनि, बी द्विक्त ध्वनि या सी संयुक्त ध्वनि या डी युग्मक। और अगला है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग्मक ध्वनि। और इसका हो जाएगा कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्र उपसर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है और प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रमाण और प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है?
जैसे दिया है प्रमाण, तो प्र क्या है, माण क्या है, ये तो हमारा अलग शब्द है। और इसमें क्या हो जाएगा, प्र क्या होगा, हमारा उपसर्ग। और प्रयोग में योग आपका एक पूर्ण शब्द है, और प्रय लगा दिया तो योग होएगा, यानी प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? ए ता, बी आ, सी म, या डी मु। और अगला है कि वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? ए सल, बी ल, सी अल, या डी व। तो जैसे दिया है मूर्खता, तो मूर्खता में हो जाएगा, मूर्ख होता है एक शब्द और ता, यानी मूर्खता में जो प्रत्यय है वह ता है, और वत्सल में जो प्रत्यय है वह ल है। वत्स, वत्स होता है यानी लड़का, और ल यानी वत्सल। अल नहीं होगा, वत्सल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी गुणवाचक विशेषण, या डी भाववाचक संज्ञा। और अगला है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। ए उभयलिंगी, बी नपुंसक लिंग, सी स्त्रीलिंग, या डी पुल्लिंग। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो होगा पहला जो दिया है, जैसे उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहला का ऑप्शन होगा, आप जैसे दिया है पहला यानी मनुष्यता, तो इसमें दिया है जैसे जातिवाचक, तो मनुष्यता तो जाति नहीं होगी। मनुष्य अगर होता, यहाँ पे केवल मनुष्य होता तो वह हमारी जाति हो जाती। अगर यहाँ पे मनुष्य केवल दिया होता यानी मनुष्य होता तो हमारी जात होती। और मनुष्यता दे दिया, और प्रेरणार्थक क्रिया भी नहीं होगी। क्यों? प्रेरणार्थक क्रिया जिसके द्वारा कराया जाता है, जैसे रोहन ने सोहन से यह काम करवाया, रोहन ने सोहन से साइकिल चलवाई, यह हो गया। और गुणवाचक, तो गुणवाचक विशेषण जो होता है जिसमें गुण की बात होगी उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मिट्टी गीली है, तो मिट्टी कैसी है, गीली। गीली क्या है, उसका गुण है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम न तो हम छू सकें, केवल अनुभव कर सकें। जिसे हम छू नहीं सकें और अनुभव कर सकें, वह हमारी भाववाचक संज्ञा है। और जैसे दिया है तन शब्द का स्त्रीलिंग निर्धारित कीजिए, जैसे तन दिया है, तो तन क्या है, सबसे आसान टिक होता है अच्छा और अच्छी लगा के पूछते हैं। इससे ही आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निर्धारित हो जाता है। जैसे तन क्या है, अगर अच्छा आता है तो पुल्लिंग है, और अच्छी आती है तो स्त्रीलिंग है। तो तन को हम क्या करते हैं, तन अच्छी है, नहीं, क्या कहते हैं, तन अच्छा है, इसका तन बहुत अच्छा है, यह कहते हैं ना। तो तन मतलब हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी अपादान, या डी कर्म। और अगला है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है।
तो यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वचन और बहुवचन, जो सदा एक वचन और बहुवचन में होते हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का आपको आंसर, जैसे कि इसका है कक्षा, प्रतीक, प्राण और आंसू। तो से अलगाव किस में आता है? से जो अलगाव होता है वो किस में आता है? वह अपादान में आता है। अपादान में क्या होता है? से अलग का भाव होता है। अलग का जो भाव होता है वो अपादान में होता है। और अधिकरण में का चिन्ह क्या है? में और पर। अधिकरण में क्या है? में और पर का होता है। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के द्वारा, के लिए। और जैसा कि अगला क्वेश्चन था हमारा कि वह शब्द जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जैसे कक्षा दिया है, तो कक्षा जो होता है वह बहुवचन होता है। और सदा एक वचन होता है प्रतीक। प्रतीक जो होता है सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे प्राण दिया है बहुवचन है, और आंसू भी सदा बहुवचन में प्रयुक्त। जैसे बहुवचन में क्या है? प्राण, आंसू, अक्षत, केस, बाल, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, ये क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और एक वचन में क्या है? जैसे जनता, पानी, जनता, वर्षा। पानी भी आपका बहुवचन है। क्या बोलते हैं? जनता, वर्षा, प्रत्येक, हर एक, ये सब सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? ए 3, बी 4, सी 2 या डी 8। और अगला है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो आपको दोनों में से बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला दिया है, जैसे वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है, वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार के होते हैं। और उत्तम पुरुष जो दिया है वह किसका है? तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। किसका है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भाग प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ए निश्चयवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक या डी निजवाचक। और अगला है कि रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी। मध्यम पुरुष, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। तो पहले का हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। वे पुरुषवाचक में कौन सा है? अन्य पुरुष। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कल मुझसे मिलने आएगी, यह भी अन्य पुरुष है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। हमने बुलाया था, वह आया। हमने बुलाया था और वह आया। ए उत्तम पुरुष,
बी निजवाचक, सी संबंधवाचक या डी निश्चयवाचक। तो इसमें कौन सा होगा? हमने बुलाया था वह आया, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक। हमने उसने जिसे, यह क्या होता है? संबंध में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निज में क्या होता है? आप। उत्तम में क्या होता है? मैं, जिसे हमें, हम अपने के लिए जो प्रयोग होता है। और निश्चय में क्या होता है? यह वह। अगला है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम या सी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें प्रश्न किया जा रहा ना, नहीं सॉरी, कोई, तो इसमें एक ऑप्शन होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नोट कर लीजिएगा। तो इसी का सही होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई मतलब होता है अनिश्चय में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ए हिमतरंगिणी, बी समर्पण, सी युगचरण या डी माता। और अगला है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ए रमेश कुंतल मेघ, बी मृदुला गर्ग, सी रामदरस मिश्र या डी रमेश चंद्र शाह। तो पहले का हो जाएगा आपका हिमतरंगिणी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था 1955 में, और प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को मिला था। और इसका हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ, इनके उपन्यास विनायक के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सॉरी, रमेश चंद्र शाह हैं, रमेश कुंतल मेघ नहीं, रमेश चंद्र शाह। ऑप्शन नंबर डी होगा, यह सही होगा। इनके उपन्यास विनायक, इसके लिए इनको 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ए सीमाएं टूटती हैं, बी विश्रामपुर का संत, सी आदमी या डी अज्ञातवास। और अगला है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ए यामा, बी नीरजा, सी दीपशिखा या डी श्रृंखला की कड़ियाँ। तो पहले का हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर के संत के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था। नीरजा भी इन्हीं की रचना है, दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है, और श्रृंखला की कड़ियाँ भी इन्हीं की रचना है। और जैसे इसमें दिया सीमाएं टूटती हैं, आदमी और अज्ञातवास भी श्रीलाल शुक्ल की ही रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि अगेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए इतिल्लम, बी कितनी नाव में कितनी बार, सी हरी घास पर क्षण भर या डी भग्नदूत। तो आपको बताना है कि अगेय जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार के लिए अगेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला था। चलते हैं अब अलंकार के क्वेश्चन आएंगे। अलंकार का जो क्वेश्चन है पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए
उपमा, बी रूपक, सी श्लेष या डी उत्प्रेक्षा। और अगला क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन है कि बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो पहले का जो हो जाएगा इसका क्या होगा, अनुप्रास, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति। तो पहले का हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें दिया ना चरण और कमल के बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो चरण को कमल के समान बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपमा में क्या होता है, जिसमें सा सी से आता है, उत्प्रेक्षा में मनु जनु आता है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कि बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। मतलब क्या है कि मणि वाली फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था, मणि वालों को हीरो से भर दिया मुंह, यह दिया, तो यह अतिशयोक्ति होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलंकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक या डी श्लेष अलंकार। तो इसका जो होगा अनुप्रास अलंकार, इसमें क वर्णों की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ए रूपक, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी यमक। तो इसमें हो जाएगा आपका मन का दिया है ना, यहाँ पे मन का दिया है और यहाँ पे मन का दिया और यहाँ पे मन का दिया है, तो मन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका एक होगा यमक अलंकार। 3 यम का दिया, तीनों के अर्थ अलग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। ए मजहब, बी गुण, सी सत्कर्म या डी कर्तव्य। तो इसका ऑप्शन होगा बी गुण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी 35 क्वेश्चन कर लिए हैं आप, और 5 क्वेश्चन और बचे हैं, और 5 क्वेश्चन हम कराते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। ए उपसर्ग, बी समास, सी संधि या डी प्रत्यय। और अगला है 2 या 2 से अधिक उत्पन्न समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। आपको बता दें कि दोनों का आंसर सेम होगा, एक ही आंसर होगा, दोनों का सेम होगा। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी, और इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेदन कहते हैं, सी समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, या डी संधि में 2 पक्षों का मेल होता है।
और अगला है कि संधि कितने प्रकार की होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे दिया है पहला, तो पहला जैसे आपको दिया है, आपको बताना चाहेंगे। पहले में दिया है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, तो सही है। संधि तोड़ने को विच्छेदन कहते हैं, ये भी सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। बट यह गलत है कि संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, दो वर्णों का मेल होता। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि दो वर्णों का मेल होता है, न कि दो पक्षों का। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि था संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि जो होती है वह आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सॉरी, संधि विसर्ग संधि, यह 3 प्रकार की संधि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, संधि 3 प्रकार की तो होती है, बट जो है वह एक अयादी होती है, विसर्ग तो आपकी स्वर में ही आती है। चलते हैं अगले में। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि और कौन कौन से होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अयादी और व्यंजन संधि। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयादी और व्यंजन संधि। ये रहे आपके 40 क्वेश्चन। कितने आपके 40 में आपने कितने स्कोर किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं कल सेकंड पार्ट, मतलब कल प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जहाँ जो किसी भी प्रतियोगी, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। यह प्रैक्टिस है, आपको कंटिन्यू पर डे मिलता रहेगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।